जय हिंद जय बिहार। आज हिंदी का टेस्ट ले रहे हैं और सब ओरल टेस्ट और बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। ये हम ज़्यादातर परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल ही देखेंगे और जहाँ तक हो पाएगा देखेंगे। सभी लोग आप लोग भी वीडियो देख के इसे सीखिए, सिखाना उद्देश्य है, बाकी कोई कमेंट्स वगैरह या फालतू चीज़ें नहीं। चलिए बाबा जी, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। दही वाली मंगमा के लेखक श्रीनिवास। नज़दीक आइए, आप नज़दीक आइए। माँ के लेखक, अरे आप बोलिएगा ना। ईश्वर पाटलेकर। धरती कब तक घूमती है? धरती कब तक लेखक सुजाता। सामरदैया। सामरदैया। धरती कब तक घूमती है के लेखक सामरदैया हैं और नगर जो है उसका लेखक सुजाता हैं। अब हम इनसे सवाल अब शुरू करते हैं। बैठ जाइए, आप लोग आगे बढ़ जाइएगा जिससे माइक खींचना नहीं पड़े। सार्थक लेख है। धरती कब तक घूमेगी, यह सुजाता सावरदैया हाँ सावरदैया द्वारा लिखा गया है। इसमें एक माँ की अर्चना को बताया गया है जिसके 3 बेटे होते हैं, बट एक माँ 3 बेटे पर बोझ हो जाती है। सीता अपने घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि वह 3 बेटों पर वह 3 बेटे समझते हैं कि माँ बोझ है। माँ को सब खिलौना समझ के रखा है। कभी एक महीने के लिए एक दूसरे के घर भेजता है, उससे नहीं होता है तो 50-50 रुपये का भाड़ा बांध देता है। इस सब से ऊब कर सीता एक दिन अपने घर से निकल जाती है। बहुत अच्छा उत्तर दिया है। घर धरती कब तक घूमेगी, ऐसा समाज हमारे समाज में कब तक होता रहेगा जिस माँ ने हमारी परवरिश की 9 महीने अपने उदर में रखा, दर्द पीड़ा सहकर हमें जन्म दिया और उस माँ को हम अपमानित करके मरने के लिए विवश छोड़ देते हैं। कब तक ये नंगे समाज में ऐसा नाच होता रहेगा? बंद करिए, बंद करिए, नहीं तो कल आपके साथ भी होगा। अगर तुम मेरी माँ के साथ करोगे तो कल तेरी माँ के साथ भी होगा, निश्चित होगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कर। इसलिए हम सभी को वार्न कर रहे हैं कि वो चेत जाएं, इन परेशानियों से चेत जाएं। चलिए आप सवाल बताइए। धरती कब तक घूमती है के लेखक कौन है? सावरदैया। अब बताइए कितने रुपए का भांजा बांधा गया था? 50 रुपये का। 50 रुपए का? कितने महीने में भांजा बांधा गया था? एक महीना। एक महीने। सबसे पहले माँ किसके घर रहती थी? बड़े बेटे के घर। बड़े बेटे का नाम बताइए। क्या चीज? बड़े बेटे का नाम बताइए। कैलाश। कैलाश। आप छोटे बेटे का नाम बताइए। छोटे बेटे का नाम, चलिए आप बताइए छोटे बेटे का नाम। बिरजू। बिरजू, बहुत अच्छा। छोटे बेटे का नाम बिरजू था। किस बेटा ने कहा था कि 50 रुपया महीना सब माँ को दे दो? बड़े बेटे ने। और बड़े बेटे ने कुछ कहा था? कौन बताएगा? और कहा था बड़े बेटे ने, बताइए। बड़े बेटा कैलाश का कहना था कि माँ को तो मैं चाय पिला ही देता हूँ, बाकी हम लोग 50-50 रुपया देंगे, माँ खुद से बना करके खा पी लेगी। ये कैसा शर्मनाक बात है। जब तक माँ का हाथ पैर चलता रहा तब तक बेटे ने उनसे काम करवाया। एक तरह से उस 1 महीने उसके पास, 1 महीने उसके पास काम करते रहो। जब उसका देह थक गया तो फिर बोलता है 50-50 रुपये। मैं पूछता हूँ जिसने ये न्याय किया है, इसलिए एक बार हम पंचायत में गए थे तो कुछ घटना लड़की से संबंधित था और वहाँ के जो सरपंच थे उसने न्याय किया कि लड़की वाले को 20,000 रुपया दे दिया जाए। मैंने कहा कि मैं ये मानता हूँ इस बात को कि 20,000 सही है, कोई कम कीमत नहीं है, और मैं कहा कि मैं तेरी बेटी के साथ ऐसा ही करूँगा और हम तुम्हें 40,000 दूंगा। बोलो मंजूर है? तो कहा कि अपनी औकात देखा है? हम कहे तू मेरी औकात नहीं देखा है, सादे कपड़ों में मुझे थोड़ा आसान मत समझ लेना, ठीक है? तो इसीलिए आज मेरी माँ को जो परेशान कर रहे हैं उनको हम आगाह कर दे रहे हैं कि कल उनके साथ भी ऐसा होने वाला है। इसलिए मेरी माँ को इज्जत दीजिए। आपका बेटा सीखेगा, देखेगा, समझेगा और आपके साथ भी गलत बर्ताव नहीं करेगा। बताइए, पापाप्ती को माँ हॉस्पिटल ले गई थी या नहीं? हाँ ले गई थी। कौन सा हॉस्पिटल? मंजूर की कुछ मदुरै। मदुरै। वहाँ क्यों ले गई थी? क्योंकि पपाप्ती को बीमारी था। कौन सा बीमारी था? मेनोजेरी कुछ नाम। मेजाइटिस। चलिए आप बताइए। क्या तो फिर डॉक्टर ने चेक किया, क्या कहा? डॉक्टर कहे कि इनको नियमित जांच की आवश्यकता है और क्या और इनको भर्ती कर देना चाहिए। तो भर्ती किया गया? नहीं, वहाँ पर लोगों का जो वो भाव था उसमें अमीर और गरीब में भेद था, इसलिए। अब बताइए कि बड़े डॉक्टर ने किस डॉक्टर को कहा था कि इसको देखो?
बड़े डॉक्टर ने छोटे डॉक्टर को देखने के लिए कहा था। नहीं, डॉक्टर धनशेखरन को कहा था। अच्छा, नाम नहीं पता था। डॉक्टर धनशेखरन। क्या उसे भर्ती किया गया अस्पताल में? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनका खर्च नहीं भर सकते। गलत, बिल्कुल गलत। आप बताइए। नहीं समझ पा रही थी। भर्ती किया गया अस्पताल में उसे? नहीं सर, क्यों? ये नहीं पता है। उसके बातों को अनदेखा कर दिया गया और वो भाषा भी नहीं समझ पा रही थी। साथ साथ में आज किसी भी मैं सरकारी हॉस्पिटल का चैलेंज करता हूं या सरकारी स्कूल को भी चैलेंज करता हूं कि आज हाँ 100 में एक आध स्कूल है जो टीचर लोग समर्पण के भाव से पढ़ाते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी सब समर्पण के भाव से पढ़ाते हैं। जिसके अंदर समर्पण है तो बड़े डॉक्टर के पास समर्पण था, बड़े डॉक्टर ने उसे भर्ती करने का आदेश दिया, लेकिन नीचे वाले जो डॉक्टर थे वो सब उनको अनदेखी कर दिए और इस तरह से यहाँ जाओ वहाँ जाओ के फिर में बेचारी परेशान हो जाती है और डॉक्टर के आदेश का भी अवहेलना कर दिया जाता है। तो बड़े ऑफिसर्स तो ठीक ही रहते हैं, नीचे वाले अपने आप को सबसे बड़ा अफसर समझते हैं। यही अफसरशाही चल रहा है हमारे यहाँ। नेता मंत्री संतरी सभी लोग सचेत हो जाइए और देखिए, अरे जिनके पास पैसे हैं उनका तो इलाज हो ही जाता है हॉस्पिटल में, अरे उनको ना देखिए जिनके पास पैसे नहीं हैं। क्या मैं बताऊं, एक कविता की पंक्ति बताता हूं। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम। समुद्र में वर्षा होना बेकार है और खाए हुए व्यक्ति को खाना खिलाना बेकार है। इससे ज़्यादा बोल दूंगा ना तो सबकी धोती गीली हो जाएगी, इसलिए इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। अच्छा बताइए, लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की नायिका है। लक्ष्मी के कितने बेटे थे? 2 पक्का? कुल बाल बच्चे कितने थे उसके? 4। 2 बेटा और 2 बेटी। बड़े बेटे का नाम अच्युत। हमने पूछा बड़े बेटे का नाम नहीं, हमने पूछा 2 बेटा और 2 बेटी। हाँ। जब विश्वास कब ढहा लक्ष्मी का? लक्ष्मी का विश्वास तब ढट गया जब उस गांव में बाढ़ आया और सभी को ये बाढ़ में बहने लगा। बिल्कुल, विश्वास और भरोसा ईश्वर। हालांकि हम इसे खंडित नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम भी फिलॉसफी के स्टूडेंट रह चुके हैं। ईश्वर तत्व को तो समझना हमारी जिज्ञासा है और समझते भी हैं, लेकिन यहाँ पर विश्वास कभी कभी ढहने लगता है। हालांकि जो होता है वो कुदरत का देन है। प्रकृति में हमने कर्मों के हिसाब से हर कुछ को भरा है और भरने पड़ेंगे। आज 4 लाइन वैज्ञानिक अगर जान जाते हैं, लेकिन फिलोसफर के आगे उनका पैंट गीला हो जाता है। भले कहते हैं साइंस आज टेक्नोलॉजी बढ़ गया, लेकिन एक भी साइंस और एक भी टेक्नोलॉजी हमारे वेद और शास्त्र से अलग नहीं है। सब वेद और शास्त्र, पुष्पक विमान से लेके ब्रह्मास्त्र तक जो भी है सब हमारे साइंस के अधीन नहीं है, बल्कि हमारे वेद के अधीन है। तो विश्वास लक्ष्मी का ढह गया था। उसका कोई बड़ा बेटा था, क्या नाम था? अच्युत। बड़ा बेटा क्या काम कर रहा था? बड़ा बेटा एथी कर रहा था, बाढ़ को देख कर रहा था। गुण निधि के बारे में आप जानते हैं? हाँ। कौन था गुण निधि? सरपंच था वहाँ का। आप बताइए, गुण निधि कौन था? गुणनिधि वहाँ के था, बाढ़ को देख कर रहा था सारा को सब कुछ। गुण निधि बाहर कहीं पढ़ाई करता था और उस समय आ चुका था और पूरे नेतृत्व कर रहा था बांध की देखरेख में। अच्छा, सीता को अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस हुई? सीता को अपने घर में घुटन क्यों महसूस हुई? जब जल्दी, सीता को अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस हुई? गिरेगा टूट जाएगा, हम पीछे नहीं चलेंगे। सीता को अपने घर में घुटन महसूस हो रही थी। सीता के 3 पुत्र थे और उनकी बहू थी, पोते नाती थे, उनका भरा पूरा परिवार था और उनको खाने के लिए 2 वक्त का रोटी भी मिल रहा था। परंतु सीता का कहना था कि किसी भी व्यक्ति के लिए 2 वक्त की रोटी सिर्फ कायम नहीं होती, उसके जो मन के बात होते हैं वो कहने के लिए कोई व्यक्ति होता है, परंतु उसको से अच्छे व्यवहार करने वाला उस घर में कोई नहीं था। इस कारण से वह अपने घर में घुटन महसूस कर रही थी। बहुत सुंदर। बाड़ी किसे कहते हैं? फिर से बोलिए। बाड़ी किसे कहते हैं? किस कहानी से लिया गया है? नहीं पता। आप बोलिए, बाड़ी किसे कहते हैं? नहीं पता है सर। देखिए, दोनों पढ़ने वाले हैं इसलिए नहीं जवाब दे। बाड़ी किसे कहते हैं? बाड़ी किसे कहते हैं? जो भांजा बांधा जाता है। भांजा बांधा जाता है उनको बाड़ी कहते हैं। देख लीजिए, नहीं, जो एक महीने पर। आप बताइए, बाड़ी किसे कहते हैं? 1 महीने के लिए थी। देखिए, दही बेचना और मतलब कोई सामान दे करके महीने में पैसा लेने को बाड़ी कहते हैं। तो दही वाली मंगमा क्या करती थी? महीने भर देती थी दही और बाद में बाड़ी से ले मतलब महीने पर पैसा लेती थी। खेती बाड़ी का मतलब हुआ खेती, मतलब खेती। अब बाड़ी मतलब
जानवर वगैरह भी तो पशुपालन करते हैं उसके साथ साथ और कुछ तो मोटा मोटी लगाव उसी संबंध से है। ठीक है, अच्छा वो कहाँ दही बेचने जाती थी? वह दही बेचने शहर जाती थी। शहर बेंगलुरु। बेंगलुरु। शहर का नाम बताइए। बेंगलुरु। अच्छा आप बताइए वो कौन सा टोटका बताई थी पति को खुश करने के लिए दही वाली मंगमा, और किसे बताई थी? वह लेखक को पत्नी को बताई थी। वो बताई थी कि जब पति आए तो हंस के बात करना चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए और खाना भी अच्छा अच्छा बनाना चाहिए और उनके सामने रोना चाहिए कि ये नहीं है वो नहीं, उससे उनका मन दुखी होता है और वो और स्त्रियों के प्रति आकर्षित होता है। क्या आपको ये बात सत्य लगता है क्या चीज? कि जो ये बोली है हाँ। टोटके आपकी मम्मी करती हैं ऐसा? नहीं। आपकी मम्मी करती हैं? नहीं। तो फिर पापा भाग जाएंगे तो मत कहना। नहीं। अच्छा क्या आप बताओ, यही में आप बताइए कि क्या दही वाली मंगमा के पति किसी औरत के साथ चक्कर था? हाँ। क्या प्रमाण है आपके पास? क्योंकि वो क्या प्रमाण है, जब ये कहानी शुरू होती है तो तभी बोल दिया जाता कि पति से कोई सुख नहीं प्राप्त हुआ। वो कहा था कि मेरी साड़ी कोई और पहन लिया। लाइन को ध्यान से जरा पढ़िएगा, ठीक है? चलिए बाबा जी आप तैयार हैं? यस सर। अच्छा बताइए मंगम्मा का हाथ किसने पकड़ लिया? रंगप्पा। पकड़िए, आओ नजदीक आइए। हाथ पकड़ा था या नहीं? हाथ पकड़ लिया था और अमराई के कुएं के पास लेके चल गया था क्योंकि उस गांव का वह जुगारी था। देखिए बहुत गलत, रॉन्ग आंसर। वो हाथ पकड़ लेता इसलिए मंगम्मा खुद वहाँ बैठ गई थी और उसके बाद उसको सहला मतलब कि फुसलाने लगी। कैसे आप लोग फुसलाते हैं, पैसा दे के कुछ भी करके, तो इस तरह से फुसलाने लगी और फिर वो इतने में वो देखा और उसके कहा कि बड़ी प्यार से बोल रहे हो, क्या बात है रंगप्पा? उसके बाद को जप लिया और रंगप्पा भी समझ गया और दही वाली मंगमा भी समझ गई और झटके से उठ के वहाँ से चली गई। हाथ पकड़ा था बाद में, जब बैठ गई थी तब हाथ पकड़ के मीठी मीठी बातें कर रहा था, चापलूसी नहीं। तो यहाँ कहाँ पकड़ा था हाथ, कहाँ पे, किस जगह की बात है? अमराई के कुएं के पास। अमराई के कुएं के पास। बहुत बच्चा। अब बताइए एक तरफ पति को पत्नी खींचती है और एक तरफ माँ खींचती है, बेटा किस ओर जाए? चूहे छुछुंदर भरी हाल हो गई है इसको में। इस कहानी में बताया गया है कि ये जो कहानी है यह दही वाली मंगम्मा और उसकी बहू रंगप्पा के, उसकी बहू नजम्मा, इन दोनों के बीच में उसका जो मंगम्मा का पुत्र है उसका हाल जो बताया गया है चूहे छुछुंदर वाली कहा गया है इसमें। हाँ बिल्कुल, एक तरफ माँ के लिए भी बेटा है और पति के लिए, पत्नी के लिए भी पति है, दोनों का सहारा वही है। इसलिए कोई ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए जो दोनों का हल हो जाए। अगर मेरी पत्नी कहेगी कि आपकी माँ बदमाश है तो मैं तो बोलूँगा भाई सास बदमाश होता है इसलिए तेरी भी माँ बदमाश है। अगर तेरा भाई अगर तेरी माँ को निकाल देगा तो हम भी अपने माँ को घर से निकाल देंगे, अगर नहीं होगा तो कंप्रोमाइज़ करो। गलत बोले कि सही बोले? नहीं पता। नहीं पता, जब आएंगी ना घर वाली तो समझ में आ जाएगा। ढहते विश्वास के लेखक? ढहते विश्वास सावर दैया। नहीं एक सात कोड़ी होता। हाँ जी, सात कोरी होता। आप बताएंगे लक्ष्मी बाढ़ में दह रही थी, लक्ष्मी बाढ़ में दह रही थी, वो कहाँ जाके फंसी? एक ब्रिज में फंस गई, एक ब्रिज में जाके वो ब्रिज को पकड़ ली। उसके साथ उसका छोटा बेटा भी था जब दहने के क्रम में, वो क्या हुआ? वो बाढ़ में बह गया। तो वो किस बच्चे को दूध पिलाना चाह रही थी? दूसरे का बच्चे को जो मुआ हुआ था, मर गया था। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ये सवाल थोड़ा गंभीर है। लक्ष्मी को होश आया, सूर्य देवता सिर पर आ चुके थे। हठात जब उसने बेटे के मुंह में स्तन नहीं लगा हुआ अनुभव किया तो उसने चारों निगाहें, मतलब जिस बच्चे को लगाई थी स्तन से और उसे दूध पिलाना चाहिए नहीं लगा तो लगा बच्चा मर चुका है, लेकिन वो बहुत दहाड़े मारकर रोती है पर उसके रोयाई को सुनने वाला कोई नहीं है और दलेई बांध धीरे धीरे ओझल हो गया है ना। तो अब आप बताएंगे कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? नहीं पता। नहीं पता। देखिए भाई सारे प्रश्नों का एक उत्तर है जिसके सभी को जवाब मिल जाता है, हमको नहीं पता है। अच्छा आप बताएंगे कि माँ पापाप्ती को हॉस्पिटल क्यों नहीं भेजना चाहती थी?
माँ पपाप्ती को हॉस्पिटल इसलिए नहीं भेजना चाहती थी क्योंकि उसको लगता था कि जहाँ पर मैं इसकी अपनी हूँ, मुझे तो ये काम को करने में इतना कष्ट होता है। वो उन लोगों को क्या पता है। वह गौशाला की उपमा देते हुए बताती थी कि हॉस्पिटल में लोग तो गौशाला की भांति ही व्यवहार करेंगे, इसलिए बहुत से नहीं पहुँचा। ठीक है, मंगू का उम्र अगहन में कितना वर्ष का हो जाएगा? मंगू 13 वर्ष। 14 वर्ष। अच्छा, अगहन के महीने में मंगू 14 वर्ष के हो जाएंगे। उसकी बहन का ब्याह कितने वर्ष में हुआ था? बहन का ब्याह नहीं पता। 14 वर्ष में ही हो गया था। इसीलिए उसने बोली थी कि पगली, इसका तो बड़ी वाली का तो 14 साल में शादी कर दिए थे, तो ये 14 साल के हो गई, अगर ठीक होती तो अभी इसका शादी ब्याह कर। ऐसा रूप कैसा था उसका मंगू का? वो गोरी थी। गोरी थी? हाँ। अरे ऐसी थी कि पगली को कोनो कह देगा कि हम ब्याह कर लेंगे। अच्छा, माँ जी को कब लगा कि हॉस्पिटल में हम भर्ती कर दें मंगू को? जब गांव के एक पागल लड़के ठीक हो तो उस पागल लड़की का क्या नाम था? नहीं पता। कुसुम। कौन ठीक होके आया था हॉस्पिटल से? कुसुम। तो माँ जी ने क्या फैसला किया? कि मंगू को भी उसी हॉस्पिटल में भर्ती। किस बेटे को खबर किया? बड़े बेटे को। बड़ी बेटा सरकारी नौकरी में था? नहीं। देखिए, अगर आप लोग सरकारी नौकरी में चले जाओगे, लड़के अगर चले जाओगे सरकारी नौकरी में, सेंट्रल गवर्नमेंट का, बिहार गवर्नमेंट का दावा नहीं करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर जाओगे आप लोग, तो आपके माता और पिता को और आपसे छोटे जो भाई बहन होंगे 18 साल तक की उम्र का, या लड़की है तो जब तक शादी ना होता हो तब तक उसका इलाज हॉस्पिटल में सरकार के फंड से होता है। इसलिए तुम लोग नौकरी करो। तुम लोग अपने माँ बाप का भी कर सकती है। अगर बेटा नहीं किया तो क्या क्या बेटियाँ कर सकती हैं। तो करो, पढ़ो, मेहनत करो, जम के पढ़ो। इसलिए मत पढ़ो कि ब्याह करना है। माँ जी वहाँ जाने के बाद नर्सों से बात की थी, तो उनका भ्रम टूटा या रह गया? टूट गया था। क्या टूट गया भ्रम? नहीं पता। नहीं पता। इनको पता है कि टूट गया। क्या टूटा? आम टूटा, अमरूद टूटा। ये भ्रम टूट गया कि हॉस्पिटल गौशाला होता है, परिचारिकाएं देख रेख करती हैं। अब सुपरफास्ट ऑप्थेल्मोस्कोप क्या है? ऑप्थेल्मोस्कोप क्या है? ना पता। ऑप्थेल्मोस्कोप क्या है? डॉक्टर उसे लगा के जांच करते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोप। अच्छा बताइए, बड़े डॉक्टर ने क्या कहा? बड़े डॉक्टर ने कहा कि उसको तुरंत इलाज की जरूरत है। कौन सा रोग था? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस? हाँ। बहुत सुंदर, मेनिंजाइटिस। वो भर्ती क्यों नहीं करवाई अपनी बेटी को? अपनी बेटी को भर्ती इसलिए नहीं करवाई क्योंकि वह वहाँ की भाषा से अपरिचित थी तथा लोगों के व्यवहार में वह काफ़ी अलग देख रही थी, जिस कारण से वह वहाँ पे भर्ती नहीं करवाई। अब आपसे सवाल है कि पपाप्ती का उम्र कितना था? 14। अंधा के हाई कोर्ट बेच रहे हैं। ये वो मुहावरा गलत है, अंधा के हाई कोर्ट। एक प्रोफेसर थे डॉक्टर शिवजतन ठाकुर, बीएन कॉलेज के प्रोफेसर, दोनों आंख से कुछ नहीं दिखता था, लॉ का किताब लिख दिए थे। अंधे को हाई कोर्ट, क्या बात करते, ये तुक्का मार गया, खत्म हो गया ये कहानी। लाइव बोल रहे हैं, कोई इधर उधर नहीं कि कोई हेड़ा मेरा। पता कर लीजिएगा, बीएन कॉलेज के प्रोफेसर थे, लॉ का किताब लिखे हैं, लॉयर, बीएन कॉलेज का प्रोफेसर थे। पपाप्ती किस चीज पर सवार होकर हॉस्पिटल से वापस आई? रिक्शा। पीले कलर की रिक्शा पर। डॉक्टर धनशेखरन पर कौन गुस्सा हुआ? अरे डॉक्टर सब, जो बड़े डॉक्टर जो विदेश से पढ़ के आए थे, जो वो गुस्सा हो गए। हाँ। तो क्या किया? धनशेखरन को क्या कहे? ये नहीं पता सर। जल्दी खोज के लाओ, जहाँ भी है सभी लोग लग गए, जल्दी खोज के लाओ। तो छोटे लोग अपने आप को बड़ा ना समझ लें, डीएम कलेक्टर ना समझ लें। तो डीएम कलेक्टर तो अच्छे होते ही हैं, बाकी निचले वाला बड़का कलेक्टर के बाप बन जाता है। नारायण की पत्नी का क्या नाम था? भवरी। अभी एक अच्छा उत्तर दिए, थोड़ा दिल में तसल्ली हुआ, न तो हमारा तो लगा कि क्या आज जो समाज में हो रहा है, धरती कब तक घूमती है, क्या होना चाहिए? नहीं ना। आप लोग सहमत हैं? हाँ। दादी से प्यार करते हैं? हाँ। पैसा के लिए नहीं। किस लिए? प्यार के लिए। प्यार में लिखा था सिंपैथी इज द ग्रेटर देन गोल्ड। सहानुभूति दुनिया के हर दौलत से बढ़कर है।
मैं एक दिन सोचा कि शमशान को खरीद लूँ। सब आदमी बड़ा खेत खरीदा, मैं शमशाने को खरीद लेता हूँ, सारे लोग जलेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि अरे भाई बहुत लोग तो वहाँ जलाए गए हैं, वो तो अलग रहा नहीं, हम भी जाके वहीं जलाए जाएंगे। तो फिर मैं विचारे बदल दिया, कहा कि जितने में है उतने में खुश, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। भीमराव अम्बेडकर के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर ही लेखक हैं। तो कहिए उनकी लिखित आत्मकथा है। जाति से अब बताइए, भाषण है या निबंध है? भाषण है। ये भाषण कहाँ देना था? ये भाषण बता रहे हैं, ये लिसन ऑफ कार्ड से है और ये भाषण शायद पाकिस्तान में देना। लेकिन वहाँ के अध्यक्ष ने उन्हें परमिशन नहीं दिया क्योंकि जातिवाद पर था। अच्छा, कुछ इन हम कहानी से संबंध समस्या को यस भाषण है। अच्छा, भीमराव अम्बेडकर ने सच्चा लोकतंत्र का क्या परिभाषा दिया है? भीमराव अम्बेडकर ने सच्चे लोकतंत्र का परिभाषा दिया है कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए समाज में भाईचारा, एकता और समानता की भावना होनी चाहिए, जिससे ऊंच नीच की भावना को ख़त्म किया जा सकता है और लोगों को गर्भ से ही किसी काम या पेशे में बांधा नहीं जा सकता। फलतः उसकी रुचि और क्षमता की हानि नहीं होगी और वह भुखमरी के समय में भूखा ना मरेगा। लाजवाब, गजब का आंसर है। जब हम लोकतंत्र की परिभाषा देते हैं तो नेतावन के देखते हैं, मुखियानों के देखते हैं कि वोट लेवला है तो फलना बाबू, और जब जीत जाता है तो तू हरिजन भरे, आदिवासी भरे, पिछड़ा जाति भरे, ये भरे। अरे कौन सा परिभाषा है? लोकतंत्र की सच्ची परिभाषा तब मिलेगा जब हम सभी के साथ एक समान भाईचारा का संबंध बना के रखेंगे। ऊंच नीच है ही नहीं। अगर कोई ऊंच नीच का परिभाषा हमको समझा दे तो मैं इसको गुलामी भी कर दूंगा। मेरे तरफ से एक ही परिभाषा है, जिस तरह हम अपने माँ से जन्म लिए हैं, कोई बड़ा आदमी हमारा से 6 फुट बड़ा नहीं है, वो भी अपने माँ से ही जन्म लिया है, 9 महीने में ही जन्म लिया है। जिस तरह मेरा अंतिम संस्कार 5 गज के साथ होगा, उसका भी होगा। अगर कोई बड़ा है तो बताए अपने साथ क्या लेके जाता, हम भी तो जरा देखूँ। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे, जाए के नहीं मिली हाथी गो रफ्तार बाबूजी, संग में एके डोली चारी गो कहार बाबूजी। वह घाट तक जाइब आ सब यहीं कपड़ा ऊपर सब छिना जाए, बुझल। तो अपने आप के ज़्यादा परेशान मत करो। परेशानी तो हम लोग खुद ढूंढते हैं। कैसे? हाय धन, हाय धन। अरे का धन? गांधी जी ने क्या कहा था? पेट भरने के लिए है, पेटी भरने के लिए। तो चैन से जियो, चैन से रहो, ऐसे रहो, अपना दुनिया के जगत कल्याण करो। वृक्ष का बो नहीं फल बखाए, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। देखिए लड़की जवाब दी इतना लाजवाब, और लोकतंत्र में क्या लिखे हैं हम भी इनसे सहमत हैं। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा का आलोचना सुनकर अगर लोग आप भ्रमित होते हैं, हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछिए, सवाल का जवाब देते हैं। यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि एक आदर्श समाज का क्या है? बताइए आदर्श समाज का परिभाषा। एक तरफ जातिवाद करते हो, कोई टोला है, ये यादव टोला है, बबनैया है, पंडितैया है। अरे तो भाई कहाँ गया? ये टोला है कि गाँव है? गाँव है कि शहर है? शहर है कि देश है? राज्य है? राज्य है कि देश है? तो मेरा उत्तर होगा कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित। तो भाई बन में कब? जब वोट लेवल रही तब। और ओकर बाद जौन मुखिया हो पंचायत के ज़्यादा काम करता है। आप जानती है एगो बात? नहीं। वो मुखियावा नेतवा भूल जाता है कि लकड़िया के पिछवाड़े में थी, टंगिया के पिछवाड़े में लगल रहता है कौची? लकड़िया। अगर लकड़िया नहीं रहता तो लकड़िया के नहीं काटता, तो जतवे के कारण काटल जाता है। इसलिए समाज उत्थान का काम सबके लिए करिए, चाहे वो वोट दे या नहीं दे। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व तथा भाईचारे में किसी को भी आपत्ति क्या हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिससे कोई भी व्यक्ति वांछित परिवर्तन समाज में छूट न सके। सभी लोगों में परिवर्तन है, समाज में परिवर्तन है, सभी लोग समान दृष्टि से देखा जाए। ठीक है, तो जब हमारे भी जरूरत है तो बाबू न तो बैठत दरवाजे के आगू भुइयाँ में। सामाजिक जीवन देखिए, बहुत लोग कहते हैं जाति जाति जाति। जब हम अंतिम समय में विदाई होता है तो किससे अग्निदान लिया जाता है? तो दान देने वाला बड़ा है कि लेने वाला? अपने आप के अहंकार त्याग दे। विष के दांत में कितने दांत तोड़े गए थे? 2। खड़ा होइए। संस्कार नहीं है आपके पास? मास्टर नहीं सिखाया आपका? नहीं सिखाया था। चलिए, 2 दांत तोड़े थे। किसका दांत टूटा था? कासू का। कासू का कि खोखा का? खोखा का। खोखा का कि कासू का? खोखा के। कौन तोड़ा था?
ड्राइवर गिरधर के बेटा। नाम क्या था उसका? मदन। तो ड्राइवर का बेटा नहीं था, सोफर का बेटा था। वही। आप समझ रहे हैं कि ड्राइवर का बेटा कह दिया, मतलब कितना बड़ा गोलमाल कर दिए आप। ठीक है, हाँ बैठ जाइए। तो गाड़ी का पीछे वाला लाइट कौन तोड़ा था? कासू। कासू। कासू के बाप के क्या नाम था? ये अमरकांत। कासू के बाप का नाम था सेन साहब। ठीक है, अमरकांत सेन साहब क्या है? खोखा के बाप बना दिया तू। अच्छा एक बात बताइए, हम कासू के बाप का नाम काहे पूछे? क्योंकि वो अच्छा वो बाप नहीं था। अच्छा बाप का मतलब होता है बच्चा को अच्छा बनाना। अब तो हेडलाइट फोड़ दे रहा था, और यही खाली मदन छू दिया था गाड़ी, उसके छुआ भी नहीं था और ढकेल दिया था उसका सोफर ड्राइवर। चलिए मैडम आप बताइए, मदन को किसने ढकेला? खड़ा होइए, कस के बोलिए। खोखा। खोखा लाइए। खोखा। एक जगह बैठिए। एक जगह बस में। एक जगह क्या हुआ कि एक गया अपनी बहन के यहाँ, तो पूछा कि ए दीदी बउआ कहाँ डलू है? दीदी बउआ कहाँ डलू है? तो उसकी बहन कहा तू ठो ना, वो टेले डलू है। टेले कि टेले? हाँ टेले डलू है, टेले तू ठो ना, ठो कहाँ डलू है दीदी बोल ना। तो टेले डलू है ना, टेले कटे ना, टेले डलू है। मतलब लड़का खेले गया था। हाँ समझ गए आप लोग जी बिल्कुल। लड़ाई जो हो रहा था, आप बताइए बाउंड्री के अंदर खोखा और मदन के बीच जो लड़ाई हो रहा था, बाउंड्री के अंदर या बाउंड्री के बाहर? बाउंड्री के अंदर। बाउंड्री के अंदर। ये देखिए क्या पढ़ाई कर रही हैं, सांप ही तख्ते पलट दिए। बाउंड्री के बाहर हो रहा था नहीं? बोलिए। हाँ। हाँ अच्छा आप बताइए, कौन चक्का का हवा खुल गया था? कौन चक्का का हवा किसने खोला था? कौन चक्का का? पिछला चक्का का हवा खुल गया था, कासू ने खोल दिया था। पहले कौन चक्का का खुला पाया गया? पहले आगे वाला का। और गाड़ी किसकी थी? वो सेन साहब की थे, दोस्त का था। सिंह साहब का था ना जी? दोस्त का सिंह साहब का। जो पत्र लिखता था। नहीं अखबार वाले गाड़ी से नहीं आए थे, वो साइकिल से आए थे। वो दूसरे की गाड़ी से आए थे। ठीक है, हाँ वो कोई और था। सेन साहब को जमीन पर रखकर तो क्या क्या आकार बस पहुंचे, तो सेन साहब ने नमस्कार किया, दरवाजा खोलने के लिए मिस्टर सिंह के गाड़ी का हवा खोल दिया गया था। और पीछे वाला लाइट किसका टूटा था? सेन साहब के। सेन साहब की गाड़ी का। बेटा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। इसीलिए पढ़ाने के लिए बढ़ई मिस्त्री को बुलाते थे। का पता। हम तो आज तक देखे हैं कि दो तरह के इंजीनियर होते हैं, सिविल इंजीनियर और मैकेनिक इंजीनियर। तो सिविल बना रहे थे कि मैकेनिक की बढ़ई का मिस्त्री बना रहे थे? आइए, कहाँ गए वो? आइए, कहाँ हो रहा था मदन और खोखा के बीच? बाउंड्री के अंदर की बाउंड्री के बाहर? बाउंड्री के बाहर। कौन जीता? मदन। महल वाले की झोपड़ी वाले? झोपड़ी वाले। झोपड़ी वाले जीते? हाँ। मदद कोई किया था उसका? नहीं। चलिए गाड़ी बढ़ाइए। जाता है मदन, चुपके से जाता है और खा करके वो सो जाना चाहता है। किस परिस्थिति में? किस परिस्थिति में? जब खोखा के मार के 2 दांत तोड़ देता है, तब सेन साहब ने गिरधर लाल को बहुत खोटी सुना देता है। तो फिर मदन को लगता है कि आज जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी, इसलिए वो चुपके से जाता है और फिर खाना खाकर सो जाना चाहता है। सो जाना चाहता है खाना खा करके। ठीक है, बताइए तो उसके मदन का बाप कैसे जान जाता है? बोलिए। कुछ बर्तन गिर जाता है इससे। कुछ बर्तन नहीं गिर जाता है, लोटा गिर जाता है, ये पूछा जाएगा। ऑप्शन में देगा 4 को, क्या मारिएगा? से देखेंगे लेट तक ले से थी मोबाइल और हिसाब का आंसर दे देंगे। वो आवाज किस तरह, किस आवाज में था? खन खन, चूड़ी बाजे, क्या पायल बाजे? जल्दी बताइए। ठन ठन हुआ था आवाज। ये सब ऑप्शन में आ सकता है जी। अच्छा, क्या मदन को
ऐसे कभी पिता प्यार किए थे जब उनको नौकरी से निकाल दिया, जिस समय पिता उतना प्यार किए थे, कभी और किए थे क्या? नहीं नहीं। नहीं, तो फिर तो नौकरियों से निकाल दिया गया था, तो यो काहे को तो उठा लिए प्यार से? क्योंकि उसने अच्छा काम किया था। सबसे अमीरजादे बाप के बेटे को ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम लोग किस फेर, हाँ नहीं, परी फेड़ के फन, पचड़े में मैं का कहूँ, फेड़ी पैर फेड़ के फन, वो तो फेड़ में फंद पड़े हुए कि हिंदी बोले कि अंग्रेजी बोले। जब नौकरी गया तो बेटा के कैसे मारेंगे, मार के गर्दे उड़ा दिया। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म नहीं पता है। बताइए। हाँ 1823, मृत्यु हुआ था 199 में। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, मैक्स मुलर हमारे देश के थे या विदेश के थे? विदेश के। आप बताइए मैक्स मुलर के बारे में। मैक्स मुलर ने भारत के बारे में क्या प्रशंसा की? आइए सर। मैक्स मुलर ने भारत के बारे में कहा कि जो अगर किसी भी चीज़ के लिए अध्ययन करना हो तो भारत उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। श्रीलंका से लेकर के कन्याकुमारी तक यहाँ पे सिर्फ भंडारी पड़े हुए हैं, या फिर जिसको वैज्ञानित्व के लिए अध्ययन करना है उसके लिए संपूर्ण हिमालय पर्वत पड़ा हुआ है। इत्यादि प्रकार के बातों से वह भारत का प्रशंसा करते हैं और भारत के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। चलिए आइए जी। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ और क्यों होते हैं? लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकते हैं, क्योंकि भारत की आत्मा गाँव में ही निवास करती है, या भारत में ही निवास करती है। यहाँ भारत की आत्मा को बम्बई कलकत्ता जैसे शहरों में नहीं देखा जा सकता। वारेन हेस्टिंग्स को खुदाई में कुछ सिक्के मिले थे। वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर था उसको खुदाई में कुछ सिक्के मिले थे। कहाँ मिले थे? वाराणसी के पास। कौन सा सिक्का? दानिश नाम का 172 सिक्का। तो फिर उस सिक्के का क्या हुआ? तो क्या आए? सिक्के का क्या हुआ? नहीं पता। ध्यान यहाँ है। सिक्के को क्या किया गया? गलाया गया। कौन गलाया? नहीं पता। ब्रिटिश गवर्नमेंट। बंदर जाने आदि के सवाद। कोई भी काम करेगा तो सरकार का। हाँ, कहता है कि अगर देवत्व को जानना है तो भारत में आओ, विधि विज्ञान को जानना है तो भारत में आओ, वनस्पति विज्ञान के बारे में जानना है तो कहते हैं भारत में आओ, भारत से अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। और ये एक भाषण है, आप लोग को पता है? मैक्स मुलर जो IAS ऑफिसर बने हुए थे, उन लोगों को एक भाषण में शिक्षा दे रहे थे। ठीक है, चलिए जी आप आइए। आइए। विधि शास्त्र जानने के लिए कौन सा संहिता रहता है? नहीं आता। विधि संहिता। आप लोग बैठ जाइए ना, नहीं जवाब देना है। सबसे पुरानी हमारी भाषा कौन है? संस्कृत। बहुत सुंदर। एक प्रसंग लिखा है, जरा ध्यान से समझिएगा। भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। सर विलियम जोन्स आए थे जहाज से इंडिया, तो वही कह रहे हैं कि बहुत आवश्यकता है कि और जाने अभी भारत के बारे में। जब हमने जहाज के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अपरांत जगमगा रही थी, उसी ईरान और उसके प्राचीन सम्राट मान प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर की शीतल मंद समीर के झोंके में उन्हें झुला रहे थे। ऐसे स्वप्नदर्शी ही एक समझ। यहाँ कहने का मतलब है कि जो भारत में एक प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, यहाँ के विधि व्यवस्था, तमाम चीज़ों का जो व्यवस्था किया देखा जाता है, वो सब अलौकिक और सौंदर्य है। आना है तो कहते हैं कि बम्बई मद्रास कलकत्ता मत घूमो, आओ गाँव के प्यार के देखो, गांव की दुनिया के देखो, हरियाली के देखो, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? आइए जी विनय बिहारी, बताइए इनका पूरा ब्यौरा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में पटना बलिया में हुआ था। पटना नहीं, पटना नहीं, उत्तर प्रदेश। बलिया। हाँ सर, सॉरी।
उत्तर प्रदेश बलिया में होता है। इन्होंने नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध का रचना किया था। यह प्रश्न उसकी छोटी बेटी के द्वारा इनके सामने आ गया था, जिनका यह उत्तर नहीं दे सके और इसी पर एक ललित निबंध रचना की। चलिए, नाखून क्यों काटते हैं? जल्दी, इतना टाइम मत लगाइएगा, पर इतना समय देंगे तब तो हुआ। नाखून इसीलिए काटते हैं क्योंकि हमें दीजिए पड़ोसी को। मनुष्य नाखून बार बार इसलिए काटते हैं क्योंकि वह अपने पशुता को मिटाना चाहते हैं। फिर तो जम ही जाता है। बोलिए क्वेश्चन। मनुष्य नाखून क्यों काटते हैं? मनुष्य से नाखून इसलिए काटा है क्योंकि वह पशुता का निशान है। प्राचीन समय में मनुष्य और पशु एक समान थे। वह दांत होने के बावजूद न कि उसका असली हथियार थे, जिसके कारण मनुष्य नाखून को काट कर सौंदर्य को रूप देने लगे। अपनी पशुता को मिटाने के लिए नाखून काटते हैं, जैसे पाशिक प्रवृत्ति मिट जाए। लेकिन निर्लज है, फिर न जम जाता है। जैसे रोज हम निर्लज है कि कहते कि पढ़ के आना, कोनो पढ़ के नहीं आता है। चलो बताओ, नाखून क्यों बढ़ते हैं? कि लेखक का नाम बताओ। हजारी प्रसाद द्विवेदी। दो वेद जानने वाले को द्विवेदी कहते हैं, 3 वेद जानने वाले को त्रिवेदी कहते हैं, 4 वेद जानने वाले को चतुर्वेदी कहते हैं। तो कौन वेद कहा था? द्विवेदी कहे थे। बहुत अच्छा, लड़का तो ठीक है, मगर चांद का टुकड़ा है। गुनाकर मूले की कौन सी कहानी है? नागरी लिपि। नागरी लिपि जो आप लिखते हैं हिंदी उपरता के, वो कौन सी भाषा है? देवनागरी। इंग्लिश लिखते हो कौन सी भाषा है? रोमन। रोमन। गणित लिखते हो कौन सी भाषा है? कहा कि सब है, हिंदियों में रहा है, रोमनों में रहा है। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिजली, शेरशाह शासकों ने भी अपने सिक्के पर नागरी शब्द खुदवाए थे। ये पुराना बता रहा इतिहास। बादशाह अकबर ने भी ऐसा सिक्का चलाया था कि जिस पर सीताराम की आकृति और नागरी लिपि में राम सिंह शब्द अंकित थी। ये इम्पोर्टेंट बात है जी, इसलिए मैंने पढ़ दिया। अच्छा, बताइए, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? गुर्जर प्रतिहार कौन थे? नहीं आता। पीछे बेच वाली कोई? गुर्जर प्रतिहार कौन थे? कोई उत्तर देगा? सब दिन कटवा, ब्याह कर ला, सब पढ़ रहा है। आप बताइए। अनेक विद्वानों का यह मत है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। और पूरा सवाल पूरा जवाब दीजिए। अनेक विद्वानों का यह मत है कि बाहर से विधान आए थे और 8वीं और 9वीं सदी में कौन शासक का नाम नहीं है, वो अपने भोज, महेंद्रपाल और प्रख्यात के शासन में अपना शासन खड़ा किया थे। बहुत बढ़िया। बहादुर अपने घर से क्यों भागा? बहादुर को लगता था कि उसकी माँ उसे प्यार नहीं करती। माँ की प्यारी भैंसिया को वह बहुत जंगल में ले जाकर बहुत पीटता। वो भैंसिया भागते भागते माँ के पास आती है और माँ ने ना समझे ना जाने बहादुर को बहुत मारा। बहादुर पूरी रात जंगल में रहा और अगले दिन आके घी की हांडी में से 2 रुपया लेके चला गया। चलिए नीतीश, आइए जल्दी आइए। और कितने रुपए लेकर बहादुर भागा था? 2 रुपये। पैसा कहाँ रखा हुआ था? दही की हारी में। कौन सा स्टेशन गया था? ये वाला नहीं पता। कौन सा स्टेशन गया था? गोरखपुर। लेखक को क्यों लगता है कि हम पर एक बोझ आ गया है? जल्दी। लेखक को उस पर बोझ इसलिए लगता है क्योंकि वह उसे अब बहादुर का भी देखभाल कर रखना था, उसे तनख्वाह भी देना था, साथ ही साथ घर के सभी कार्यों का भी संपादन उसी के पैसे द्वारा। रुकिए, किसने कहा रिच के जात? निर्मला ने कहा रिच के जात। दवा किसको देता था? निर्मला को। घर का सारा काम कौन संभाल लिया था बहादुर के आने के बाद? बहादुर के नाम से दिल सब क्यों उड़ा दिया गया? बहादुर को अपने घर के बारे में बताते हुए निर्मला ने बड़ी उदारता पूर्वक उसके नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। अमरकांत के बड़े बेटे का क्या नाम था? कैलाश।
अमरकांत के बड़े बेटे का मारेंगे ना तो बताओ। कैलाश। ये रॉन्ग नंबर। एक गलती पहले जानिए आप लोग, हम आप लोगों को क्यों लजवा रहे हैं। एक नेगेटिव 3 को पॉजिटिव को खत्म कर देता है आपके अंदर। अगर पढ़ के आते तो ही होता, यानी 4 गलत मारिएगा तो एक गलत खत्म हो जाएगा, एक सही खत्म हो जाएगा आपका। क्या नाम था बेटा का? किशोर। तुम्हारा बेटा का? बोलो लेखक के बेटे का? लेखक के बेटे का। लेखक। साइकिल कौन साफ करवाता था? किशोर। जूता कौन साफ करवाता था? किशोर। बर्तन कौन साफ करवाता था? निर्मला। निर्मला ने कब कहा कि रोटी हम बना के तुम्हें नहीं देंगे? ये नहीं पता है सर। पड़ोसी के भड़काने पर। समझ में आ गया? तो रोटी दिया बना के कि नहीं दिया? दिया। हाँ। दिया? नहीं दिया, थप्पड़ लगा दिया था उसको उस दिन। यही पढ़ाई करते हैं। पड़ोसी के बात को नहीं नहीं, बात हम सबका सुनेंगे। जो हमें कुछ भी मतलब बताता है, हम बात सबका सुनेंगे, लेकिन हम अपने माइंड को तुरंत पॉजिटिव की तरफ ले जाएंगे और जो सही मेरा माइंड कहेगा हम वही काम करेंगे। ना आपके कहने से करेंगे ना इनके कहने से। आप मान लीजिए कहिएगा कि चलिए सब लोग भोज, फल्ला बाबू भोज किए थे तो 4 को मिठाई किए थे, मतलब ये कहना चाहते हैं कि 4 को मिठाई आप करिए, अगर के बेच दें। ये सबसे पहले परंपरा ही गलत है। किसी के यहाँ मर जाता है कोई भोज करिए, हम इसके खिलाफ रहते हैं। नहीं, एक तो उसको दर्द हुआ, दूसरे में घर खेत बेचवा दो। हाँ। गरीब की बेटी का शादी हुआ, किसी तरह बेचारा कर्ज लेके शादी किया, ऊपर पर ऐसी प्रथा नहीं। कहिए और सामर्थ्य रहो, समाज को सलाह दीजिए कि नहीं आप सामर्थ्य रहिए, आप रहिएगा तो बहुत सारे रिश्ते नाते मिलते जुलते रहेंगे। समझ में आया? ऐसा होना चाहिए ना? नहीं। क्यों? क्योंकि पता है जब कोई मरता है भोज नहीं होता है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलता। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ में लिखा हुआ है? हम फोन में। और ये भी बात है, और जब तक जो आदमी मरता है उसको आप पहले हमको ये जवाब दीजिए कि कहाँ लिखा हुआ पाए हैं कि भोज में आत्मा को शांति नहीं मिलेगा? हमारे ये नहीं पता, बस शास्त्रों में है ये वर्णन। चलिए शास्त्रों में है तो फिर कोरोना में लोग सैकड़ों न जाने लाखों लाख लोग मारे गए, सबका श्राद्ध बाकी, उन लोगों को स्वर्ग नहीं मिलेगा। क्या आप इस पर कहती हैं? ये सुन लीजिए, इस पर आप क्या कहती हैं वो बताइए। यह एक अपवाद मतलब वो थी है। वही अपवाद है, पैसे, यही अपवाद है कि पैसे वाले खिलाएं, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है जो अपना घर खेत बिक जाएगा उसका, वो क्यों खिलाए? कम हम मर गए तो मेरा बाल बच्चा कम खिलाएगा, बट खिलाएगा, क्योंकि जब तक नहीं खिलाएगा। और ये कहीं से इस बात को किसने लिखा था पुराण में? किसने लिखा था पुराण में? हमको नहीं पता। जो बड़े लोग थे वो लोग लिखे थे। जिस तरह अंबेडकर जी लिख दिए कि सभी जातियों को आरक्षण दिया जाए, उसी तरह ये ग्रंथ लिखा हुआ है। क्या हम उसको अपनी घर खेत बेच के सब बर्बाद कर दें, सड़क पर चले आए? रही 5000 की औकात, करम 10,000 की गाड़ी तो वही तो हम कह रहे हैं कि इस पर होना चाहिए, लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं। क्या आर्य समाजी लोग नहीं जाते स्वर्ग में? अरे स्वर्ग और नरक तो यही है। आर्य समाज नहीं खिलाते हैं। आर्य समाज नहीं खिलाता है, नहीं खिलाते हैं। जो सनातन मानता है वो खिलाता है। मेरे बात को मानिए ना, सनातनी लोग ज्यादा करते हैं ज़्यादा, ये अलग बात है, लेकिन उनका भी अंतिम दिन भोज होता है। अच्छा, परंपरा का मूल्यांकन किसके लिए जरूरी है? परंपरा का मूल्यांकन उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो लकीर के फकीर ना हो और साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। बिल्कुल लड़का सटीक कहा है, बिल्कुल साहित्य परिवर्तन करना चाहते हैं करिए, लेकिन हमने कब कहा है कि मत करिए? कैसे भी हम आवाज़ उठाए कि ये चीज़ गलत है, तो गलत चीज़ में गलत क्या है और सही क्या है हम क्यों पढ़ते लिखते हैं? हम अपनी मानसिकता को क्यों विकसित करते हैं कि इस पर हम गहन अध्ययन करें। ठीक है? कैसे लोग जो समाज में समझे बुझे लोग हैं किसी गरीब की लड़की का शादी करवा देते हैं, क्या वो पुण्य है कि कुंभ मेला लगाए वहाँ जाने से पुण्य होगा? ये पुण्य। इस्लाम में लिखा है कि अगर पड़ोसी का लड़की शादी योग्य है तो उसकी मदद करो, नहीं जाओ हज पर, तुम्हें पुण्य अवश्य मिलेगा। यही तो हमारे कुरान में लिखा है, यही हमारे पुराण में लिखा है और यही गुरु ग्रंथ में भी लिखा हुआ है। मन है तो पढ़ के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जित जित मैं निरखत हूँ। कौन? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज की शिष्या का नाम बताइए। शिष्या रेशमी। उनसे इंटरव्यू कौन ले रहा है? रेशमी बार। काल किसे कहते हैं? आगे ये जिस सबसे समय हो, जिस सब क्रिया के जिस रूप से समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं।
काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन? भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। भूतकाल किसे कहते हैं? जो बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। भविष्य काल किसे कहते हैं? जो फ्यूचर में आने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आपको पढ़ने के लिए हम डांटते हैं, गलत करते हैं कि सही करते हैं? सही करते हैं। तो फिर आप डांट के रुस क्यों जाती हैं? हम रुसते नहीं है कभी। रुसते नहीं है कभी, वो हमको कल दिखाते हैं कि देखिए हम रुस गए आपसे। चलिए भाई, अब पीछे वाले पंक्ति से मेरा सवाल है। श्याम 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 है वृक्ष की पतियन में, फूलन की कलियन में, पवन के झकझोरन में। कौन सा पाठ से लिया गया? चलिए जी, तन्नुश्री, तन्नु बताइए। दांत मत नहीं पड़िए, पकड़िए, दीजिए उनको। क्या सर? कौन से किससे लिया गया, किस पाठ से? मेरे वृक्ष की। देखिए हंस रहे हैं इनके माँ बाप, देखिए जरा, देख लीजिए, पूरे एक एक लेसन करके पढ़ाए हैं, एक एक लेसन करके पढ़ाए हैं, एक एक लेसन का टेस्ट लिए हैं, इसके बाद कितना अच्छा जवाब दिए हैं। जित जित मैं निरखत हूँ। बाबा जी, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे। उनकी गुरुआइन कौन थी? गुरुआइन कोई नहीं थी, परंतु अपने माता को सबसे बड़ा जज मानते थे। माँ बाप से बड़ा गुरु कौन होता है? जो गुरु हमको शिक्षा देते हैं वो एक हैं। हाँ, तो माँ भी शिक्षा देती है, 9 महीने पेट में शिक्षाएं देती हैं। तो उनको जज के रूप में आपको पता नहीं है कि माँ के गर्भ में 3 संस्कार होते हैं? हाँ। तो फिर सबसे बड़ा जज उनकी माँ थी। ठीक है, गंडा बधाई कितने पैसे लिए थे बिरजू महाराज के पिताजी? 500 पैसा कहाँ से आया था? 2 गोवा शो किए थे, इसके द्वारा। कौन? बिरजू महाराज की उनके बेटा बिरजू महाराज किए थे। हाँ, 2 गो प्रोग्राम किए थे, तब 500 रुपया। गंडा नृत्य कला में गंडा बांधने को गुरु मान ले। जो गुरु बेल्ट, वो कहाँ बार बार हम बेल्ट पर चले जाते हैं। जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को गंडा बांधते हैं। जैसे हम लोग जिस दुनिया में, मार्शल आर्ट के दुनिया में, ब्लैक बेल्ट जो होता है वो टॉपर रैंक पर है, और उसको जो गुरु होते हैं ना, वही बेल्ट बांधते हैं कमर में, और वहाँ दुआएं देते हैं और शिक्षा देते हैं कि इसका इस्तेमाल कब करोगे, कहाँ करोगे या नहीं करना चाहिए, उन सारी चीज़ों को बताते हैं। आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं, स्थिति नहीं, गति नहीं, सदा मुद्रा नहीं, नहीं भंगिमा, लय में लयान सृष्टि, कथा कीर्ति मूर्तिमान, किस पंक्ति से, किस कहानी से लिया गया है? पंडित बिरजू महाराज। बहुत सुंदर। अच्छा, बिरजू महाराज की शादी कब हुई थी? उनके 18 साल की उम्र में। बाराती गए थे, कहा कि आप जानते हैं? नहीं, पुस्तक पठित पाठ में बताया गया है। अच्छा ठीक है, पठित पाठ में बताया गया। 27 साल का था तब, मैं बहुत छोटे ही था, मेरे सब चीज़ बहुत छोटे हैं, उन्हें जल्दी हो गई। आपकी शादी किस सन हुई थी? वो अम्मा, मैं 18 साल का था। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिरजू महाराज के 18 साल में शादी हुई थी, तो बहुत लोगों का एक्सपायरी डेट हो जाता है। देखिए भाई, हम किसी पर कटाक्ष नहीं करते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक सीमा होता है। 23 के बाद, 23, 24, हार्डली 25, लड़की 25 के बाद 28 तक लास्ट डेट चलता है, और 30 से 32 जैसे हुआ तो 32 के बाद वो लड़का एक्सपायरी डेट पे जाता है। 40 साल में शादी करिएगा, 50 साल में रिटायर हो जाइएगा। बताइए, रिटायर हो जाइएगा जिंदगी से। देखते हैं, कड़िए बाल रहता है, चल जाता है, जा। हाँ, भले वो कर सकता है कि उम्र 55 का, दिल बचपन का। अवेन्यू क्या है? अवेन्यू क्या है? अवेन्यू रोन नदी के किनारे दक्षिण फ्रांस में बसा एक शहर है। प्रतीक्षा करते पत्थर, किसी देवता या काल की नहीं, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते या पत्थर, ये किस कहानी से लिया गया है? हिरोशिमा। अवेन्यू, इसीलिए तो पूछे थे कि पत्थर का उसमें भी है, इसमें भी है। झटका खा गए ना। मछली के बारे में अब क्या कहना चाहिए? इधर आइए जी, सुपर फास्ट, आइए इधर, बताइए मछली से कवि, कहानीकार, मछली के कहानीकार कौन है और कहना क्या चाहते हैं कहानी की इसके माध्यम से? पूरे बताइए समाज को, जल्दी बोलिए क्वेश्चन। मछली के बारे में क्या क्या ऐसे लोगों की धारणा है? कहानीकार क्या बताना चाहते हैं मछली के बारे में? मछली की संज्ञा से संबंध रख के क्या बताना चाहते हैं? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। देखिए, मछली कहानी का नाम दिया गया है, तो इससे समाज के, देखिए कोई भी कविता, हिरोशिमा,
वह अक्षर ज्ञान अनामिका का कोई भी, तो कहीं ना कहीं कुछ विशेष इंगित करता है वो संकेत। जैसे कैसे कहता है कि आपको थी जो एटीएम कार्ड मिलता है उस पर कोड वर्ड रहता है, तो उसी कोड से ना आप डालते हैं, डायल कर देते हैं। तो इसी तरह बताइए कि उसे क्या कहना चाहते हैं कहानीकार। बहुत घुमा फिरा सवाल है। माइंड कंसंट्रेट करो। मछली विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखी गई एक कहानी है जिसके बारे में कहानीकार बताते हुए कहते हैं कि नहीं समझ में आ रहा सर, सही में क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। जल्दी। मछली कहानी का लेखक विनोद कुमार शुक्ल है, जो ये कहना चाहते हैं कि उसे लिए क्या था, लीजिए पहले लाइए, आइए बताइएगा। अरे जिंदगी गिरते रहता है यार, गिरते रहता है। मछली कहानी के लेखक जो है विनोद कुमार शुक्ल है। जिस प्रकार से मछली जहाँ पर होता है तो चारों ओर दुर्गंध फैल जाता है, उसी प्रकार से अगर घर में जो कोई एक व्यक्ति खरूस या फिर जो उस क्रोधित प्रवृत्ति का हो जाता है तो उस घर के प्रत्येक फैमिली पर उसका प्रभाव रहता है और सभी लोग उससे आक्रोशित रूप से रहते हैं। बहुत सुंदर उत्तर दिए हैं। जिस तरह मछली लाने से लेकर के बनाने तक में पूरे घर में दुर्गंध फैल जाता है, उसी तरह एक क्रूर स्वभाव के व्यक्ति मेरे तरह अगर हो जाए तो उस घर के लिए काफ़ी परेशानियां होती हैं। तो हम तो खैर सॉरी नहीं बोलेंगे कि ऊपर वाले ने हमें बना ही दिया ऐसा, तो मैं क्या करूं, झूठ बोलूं, चापलूसी करूं, रिश्वत लूं, ये सब तो हो नहीं सकता है। तो जिसको बात लोहार पहले कहा जाता था, मतलब पहले के ज़माने के अनुसार लिखा था कवि ने, गुरु कुमार से कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे बार मारे चोट। लेकिन आज के अनुसार गुरु लोहार शिष्य लोहा है, गुरु लोहार शिष्य लोहा है। लोहा को गर्म करना ही पड़ेगा और लोहा को गर्म करेंगे तभी उसको एक आकार दे पाएंगे और औजार दे बना पाएंगे, वरना संभव नहीं है। लड़का बच्चा से मास्टर डर जाए, निकल बाहर देख ले बहु, आओ निकल के हम बाहर दिखा दे तोरा। तो मछली से पूरे जिस तरह मछली संकेत से दुर्गंध आ जाता है, उसी तरह से एक क्रूर स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं अपना वर्चस्व बनाने के लिए परिवार में पूरी तरह दहशत फैला देते हैं। जो कहानीकार के पिता दहशत फैलाए हुए, एक तरफ मछली काटी जा रही है और एक तरफ गंदगी फैल रहा है, जबकि घर में माँ जी और बाकी लोग नहीं खाते थे। खास करके ये कहानीकार के पिताजी के लिए ही बनता था मछली। तो एक आदमी अगर मछली को मतलब रखे हुए है, बाकी लोग नहीं खा रहे, तो या इनको मछली त्याग देना चाहिए या घर से बाहर खा लेना चाहिए। सारे दुर्गंध तो क्रूर स्वभाव वाले जो व्यक्ति हैं, ठीक है क्रूरता रखें लेकिन प्यार भी उतना ही मात्रा में रखें, वरना काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो मछली कहानी एक बहुत मर्मस्पर्शी कहानी है, एक कहानीकार। और दूसरे से बताया कि क्या है, अनामिका जी का अक्षर ज्ञान। क बच्चे के चौखट में नहीं अटता क। इसका मतलब है कि क स्वर का उच्चारण करने में काफ़ी दिक्कतें होती है और लिखने में दिक्कतें होती है। यानी अनामिका जी कहना चाहती हैं कि जो कर्म पथ पर आगे चलोगे तो पहले थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ होंगी, उसे झेलो और तब उसके बाद क के बाद ख अंग वगैरह सब लिखना सीख पाओगे, वरना ये संभव नहीं है। बहुत अच्छा, आगे बताइए जी। संतु क्यों उदास था? आपको बोल रहे हैं। संतो मछली कटने जा रहा था इसलिए उदास था। मसाला कौन पीस रहा था? मसाला बहन उसकी पीस रही थे। बहन पीस रही थी? हाँ जी, उसकी बहन मसाला पीस रही थी। नहीं, मामी। मामी? नहीं, माँ। पलंग पर कौन रो रही थी? दीदी। दीदी क्यों रो रही थी? क्योंकि दीदी को डांट पड़ी थी बाबूजी से। पिताजी किससे नाराज थे? दीदी से। दीदी क्या कहते कि हाथ पैर तोड़ देंगे? नहीं था? नरेन से नाराज थे। नरेन दीदी का प्रेमी था ना सर? नहीं, हाँ, ऐसा लिखा हुआ नहीं है किताब में कहीं। नहीं, ऑब्जेक्टिव में है नरेन कौन था दीदी का प्रेमी। किताब में ऐसा लेखक ने लिखा? किताब में लेखक ने ऐसा लिखा? तो दिखा दीजिए लाइन। अपने मन से हम किसी पर आरोप लगा देंगे, जैसे हम किसी के बहन पर कमेंट करते हैं, हमारी बहन पर कोई कमेंट करता होगा ना। इसे सोचिए, सोचना पड़ेगा। अगर नहीं लिखा है किताब में तो हम नहीं लिखेंगे। बताइए, नौबत खाने में इबादत से आप क्या समझते हैं? नौबत खाने के लेखक यतेंद्र मिश्र हैं। गुस्सा ठंडा हो गया तो? नहीं याद है। वादे तो बहुत लोग करते हैं लेकिन निभाते कहाँ हैं। ये लड़का बहुत अच्छा है। नौबत खाने में इबादत हम पढ़ाई में नहीं पढ़ाए थे ना?
पढ़ाए थे तो कुछ यादें में गुम हो गया ना। बचता है उस जगह को नौबत खाना कहते हैं। यस यस। बिस्मिल्लाह खां का मतलब, बिस्मिल्लाह खां कहाँ के रहने वाले थे? डुमराव बिहार। बोलिए। उत्तर प्रदेश से डुमराव का। डुमराव। बिस्मिल्लाह खां का मतलब, बिस्मिल्लाह खां का मतलब सनाई। हाँ। सनाई का मतलब बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां का मतलब डुमराव, डुमराव क्योंकि वहाँ नरकट वगैरह मिलता था। चलिए जी बताइए, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं? बोलिएगा। कौन बोलेगा? पीछे से आइए, आइए वहाँ से उठ के जल्दी बोल रहा है तो आइए। दीजिए दीजिए। गांधी जी बढ़िया शिक्षा उसे मानते हैं जो प्रेम से घृणा को और सत्य से असत्य को और अच्छा चरित्र को नहीं याद है। सहन से हिंसा को बोलिए, उसमें कष्ट सहन से हिंसा को। देखिए सबसे उत्तम चीज़ है एक चरित्र का निर्माण। अगर आप चरित्र का लिखे हैं गांधी जी, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल सकेगा। इस प्रकार जिन व्यक्तियों का विकास हो जाएगा उनके हाथों में समाज संगठन खुले तौर पर खुशी खुशी उनका दायित्व तो सौंप देगा। तो यहाँ तो दायित्व क्रिमिनल के सौंपले जाता है। कोनो एको विधायक नहीं हो जो नहीं हो अच्छा जेकर बैकग्राउंड हो, भले मुँह पर ना कोई बोले, लेकिन 1% शायद हो पाता है, जबकि उसे स्वच्छ व्यक्ति विचार का होना चाहिए। पुलिस भी उसे वेरिफिकेशन करके सही कर देता है। क्या करे, पुलिस भी बेचारा मजबूर है। किसके बिना यह जगत में जन्म व्यर्थ है? राम नाम के बिना। पूरा बताइए। पूरा नहीं याद है सर। पूरा नहीं याद है सर। राम नाम के बिना जगत में जन्म व्यर्थ है। राम नाम बिनु व्यर्थे जगी जन्मा। बताइए बाबा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। हाँ। जो नर दुख में दुख नहीं माने, स्पष्ट करिए। आ जाइए अंशिका। जो नर दुख में दुख नहीं माने। प्रस्तुत पंक्ति रसखान द्वारा लिखित है। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक द्वारा लिखित है, जिसमें बताया गया है कि जो आदमी है हर व्यक्ति हर परिस्थिति में सम होते हैं। दुख और सुख उनके लिए और मायने नहीं रखता है। वह हर परिस्थिति में बराबर होते हैं और वह हर अवस्था में चाहे जो भी हो उसमें वह समानता प्रस्तुत करता है। आइए। करील के कुंजन परवारो। करील के कुंजन परवारों यह रसखान द्वारा लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि कृष्ण का जो लकुटी कमरिया होता है उसके मिल जाने पर वह तीनों लोगों का सुख त्याग सकता है। नंद के गाय को चढ़ाने के लिए मिलने पर वह 8 सिद्धि और 9 निधियों को भी त्याग सकता है। और बस। बहुत अच्छा। करील के कुंजन परवारों का मतलब है कांटीले पेड़, वहाँ झाड़ी होता है कटीला, अगर वो भी उन्हें मिल जाए तो सब कुछ त्याग देंगे। क्या क्या त्याग देंगे? या लकुटी अरू कामरिया पर राज तिहुपुरी की तजी डरो। अगर कृष्ण की जो गैया चराने का लकुटी कमरिया था, अगर वो मिल जाए लेखक को तो तीनों लोगों का राज्य छोड़ देंगे। 8 सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की गाय चराई। अगर नंद बाबा की गाय चराने का उनको अवसर मिल जाए तो क्या कहते हैं? 8 सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 प्रकार की सिद्धियाँ 9 प्रकार की निधियों का भी त्याग कर दें। रसखान कबो इन आंखें सो ब्रज के वन बाग तराग। रसखान कहते हैं कि वहाँ के जो वन हैं, बाग हैं, तालाब हैं, उनका दृश्य अति मनमोहक है। वहाँ मुझे रहने का काफ़ी पसंद। आप अपन बाबूजी के देखे हैं? हाँ। क्या कहा है? हमको तो माँ बताई तो हम जाने। तो यही बात तो आपने कहा। ईश्वर को कौन देखा है? ईश्वर अनस्वर है, वो अजन्मा है, सर्वव्यापी है, वो सभी जगह है, कण कण में है। हम में, तुम में, खरे कम में, सब में व्यापत राम। राम अगर देखिए
ये देखिए, जब हम जन्म लेते हैं तो दो प्रकार की हमारे पास वृत्तियाँ होती हैं, क्या सही अपनाएंगे या क्या गलत अपनाएंगे। अगर आप पॉजिटिव ऊर्जा, आपके माँ के पास, पिताजी के पास पॉजिटिव ऊर्जा है तो आप पॉजिटिव ऊर्जा के साथ जन्म लेंगे और आस्तिक की तरफ जाएंगे। अगर नेगेटिव ऊर्जा में है तो आस्तिक की तरफ जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति का गजब ढंग का कुछ ऐसा पॉजिटिविटी विशेष होता है, जैसे प्रहलाद का जन्म हुआ था, हिरण्यकश्यप के घर में हुआ था ना। तो इस तरह से हमारे जन्म, हमारे हम में, हमारे माँ बाप के, हमारे संस्कार में, सोच में, तमाम चीज़ों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। बहुत आप अच्छा कर रही हैं, मत सुनिए। इसलिए बात अब समझ में आ गया ना। ऐसा मत दुखी होइएगा कि ईश्वर को आपने देखा है तो ईश्वर तो यहाँ इस गुफा में बंद है। क्या कभी जैसे एक शराबी से पूछते हैं कि क्या तुम वो क्या शराबी कोई कहता है कि उसको पीना चाहिए, तो देखिए कलेजा पर पहले हाथ रखता है, एक हाथ है, एक हाथ ऐसे करके मारता ढक, तो कहता है कि अब पियो। गलत पर उतर गया तो पियो, दूसरा बार हाथ रखने की जरूरत नहीं है। क्या कभी आत्मा आपको गलत काम करने की इजाजत देता है? आप दोनों कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं? नहीं। तो इस तरह कवि कहते हैं कि अगर हमको ब्रज का सुख मिल जाए तो हम सभी कुछ को त्याग देंगे। आप बताइए बाबा, प्रेम यानी श्री राधिका, प्रेम वरण नंद नंद, और क्या है प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। प्रस्तुत पाठ रस खान द्वारा लिखित है। इसमें पहला पंक्ति में कहा गया कि प्रेम यानी श्री राधिका, प्रेम वरण नंदनंद, जो राधा रानी है प्रेम की खजाना है, और जो नंद नंद जो कहा गया उसमें श्री कृष्ण का व्याख्या करते हुए बताया गया कि प्रेम के स्वरूप है। दूसरा पंक्ति जो बोला गया कि प्रेम यानी श्री राधिका, प्रेम वरण नंदनंद, प्रेम वाटिका के दोनों माली मालिन द्वंद। प्रेम वाटिका के दोनों माली मालिन द्वंद से यह तात्पर्य है कि प्रेम स्वरूप जो वाटिका है, जिस प्रकार से एक वाटिका को सुशोभित करने के लिए माली मालिन मिलकर के एक वाटिका को सुशोभित करते, उसी प्रकार से प्रेम रूप को सजग करके राधा और कृष्ण मिलकर के इस युगल रूप में प्रेम के अद्भुत दृश्य को दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर। चलिए बताइए, माली मालिन किन्हें और क्यों कहा गया है? माली मालिन राधा कृष्ण को कहा गया है। कवि किस बंगाल में लौट कर आने की बात करता है? कवि उस बंगाल में लौट कर आने की बात करता है जहाँ कलकल करती नदियाँ लहलहाती हुई धान की खेती, उस बंगाल में लौट कर। कौवा, हंस, ये सब कुछ बन करके कौन आना चाहता है? कवि। कौन कवि? किस कविता से लिया गया है? नहीं पता। लौट कर आऊंगा। अच्छा, आप बताइए, कवि को चोर क्यों, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति का सामान चोरी हो जाता है और वो उस चीज़ से वंचित हो जाता है, उसी प्रकार कृष्ण, कवि को लगता है कि कृष्ण ने उसका मन चुरा लिया है। चलिए बताइए, वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी तब विष के समान हो जाती है जब राम नाम की चर्चा के बिना वाणी नहीं, भजन कीर्तन के बिना राम नाम के हम नाम लेते रहेंगे तो पेट में रोटी जाएगा? एक बूढ़ी एक जगह बोली कि कहा शिव गुरु शिव गुरु शिव गुरु, शिव गुरु का कहा हम थे पायल कहाँ से पहन के चलबा। तो जहाँ काम करते रहेंगे वहीं ईश्वर का नाम वहीं लेते रहेंगे। काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो। चलिए जी, वृक्ष और कवि में क्या समानता है? वहाँ चल रहा है तो चल रहा है तो बच्चे चल रहे, फिर से बताइए। वृक्ष और कवि में क्या समानता है? नहीं पता। बूढ़ा वृक्ष चौकीदार क्यों लगता है? काची सर जी फिर से बोलिए। बूढ़ा वृक्ष कवि को चौकीदार क्यों लगता है? बूढ़ा वृक्ष कवि को चौकीदार इसलिए लगता है क्योंकि बस नहीं याद है सर। लड़का तो पढ़े में बहुत अच्छा, देखे में तो चिकन चकन लग रहा है। और कौन बताएगा जी, आप पता है? क्वेश्चन बताइए तो। बूढ़ा वृक्ष कवि को चौकीदार क्यों लगता है? बूढ़ा वृक्ष कवि को चौकीदार इसलिए लगता है क्योंकि एनी टाइम वो दरवाजे पे तैनात रहता है, इसलिए कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार लगता है। ये बबुआ तो इतना अच्छा बोले ना कि एकदम झकझका गया दिल, क्या बोलते हैं उसको? हरिया गया। हरिया गया। क्या कहते हैं उसको?
अपन भाषा बोलने में लजाते हैं। लिखे तो हैं बगल में बद्री नारायण घन चौधरी, सबय विदेशी वस्तु नर गतिरत रीत लखात, भारतीयता कछु अब न भारत में दर्शात। क्या बोले थे जी अंग्रेजी? एनी टाइम, एनी टाइम, है ना। सभी विदेशी वस्तु नर, सभी लोग विदेशी चीज को अच्छा लगता है। भारत में कुछ भारतीयता दिख नहीं रहा है। मनुष्य भारतीय देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किंदो कह कहते हैं कि अब कपड़ा देख करके हिंदू मुसलमान तो कहा क्रिश्चियन को भी नहीं पहचान सकते हैं, ये कवि कह रहे हैं। परिविद्या प्रदेश की, बुद्धि विदेशी उपाय, चाल चलन प्रदेश की इनो गए भाई। विद्या बुद्धि सब प्रदेश के पढ़े, चाल चलन रहन सहन सब विदेश का हो गया। यही आप करिएगा। 5 मिनट बंद करिए ना। चलिए जी, पहले बताइए हमारी नींद के लेखक कौन हैं? हमारी नींद, अरे बाप रे याद था, विनोद कुमार शुक्ल। हाँ, ब्रिंगडन। अनामिका का को क्या लिखी है अनामिका? अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान से आप क्या समझते हैं? अक्षर ज्ञान जैसे अनामिका अक्षर, जैसे कोई भी चीज़ को सीखने में जैसे बहुत कठिनाई होती है, जैसे हर एक चीज़ हर एक वक्त सीखने में बहुत ज़्यादा, बट जब उसको सीख जाते हैं तो इजी लगता है। इसी कारण कृपया हिंदी है मातृभाषा, हिंदी में बोलें। इस कहानी में कुछ लोगों का अलग अलग मत होता है कि क्या है। लिखा है चौखट में नहीं अटता बेटे का क। जब बच्चा अक्षर ज्ञान के प्रथमाक्षर सीखना चाहता है तो उसे बहुत कष्ट होता है। तो अनामिका जी इसके माध्यम से ये कहना चाहती हैं कि जो भी व्यक्ति जीवन में कोई काम करना चाहता है तो शुरू में उसको बहुत कठिनाइयाँ होती है, और जैसे जैसे वो करते जाता है निपुणता आते जाता है और वो काफ़ी आसानी से आसानी कर लिखता है। तो इस तरह से अनामिका अक्षर ज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताना चाहती हैं। और कवि बूढ़ा वृक्ष चौकीदार क्यों लगता है? कभी जब भी वापस आता था वो कभी जब भी अपने गांव वापस आता था तो वह अपने घर के आंगन में बूढ़े वृक्ष को पाता था। फिर बट लेकिन इस बार आया तो कभी अपने घर के आंगन में बूढ़ा वृक्ष नहीं पाया। दरवाजे पे, हाँ, घर के जब भी कभी आता तो वो पूछता था कि कौन हो, तो मैं कहता था तुम्हारा दोस्त। वृक्ष और कवि मतलब एक बहुत अनमोल कहानी ये संकेत कर रहे हैं। एक वृक्ष की हत्या मर्डर, मतलब यहाँ साफ स्पष्ट हो रहा है कि मानवीय जीवन और वृक्ष में अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर वृक्ष बचेंगे नहीं तो हमें ऑक्सीजन देगा कौन? प्राणवायु देने वाला तो वही है। इसलिए इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वृक्ष को बचाइए। और अपने भाषा में क्या लिखें कि अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है। ज़रा देखिए, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन कि घर को बचाता है लुटेरों से, शहर को बचाता है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। कवि कह रहे हैं कि अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो बादल कैसे रुकेगी, बादल रुकेगी नहीं तो वर्षा कैसे होगा, अगर वर्षा नहीं होगी तो जो नदियां हैं वो नाले हो जाएंगे और पूरा ज़मीन मरुस्थल हो जाएगा। जब पानी ही नहीं बरसेंगे तो फिर यहाँ से पेड़ पौधे छोटे छोटे जीव जंतु या किसी का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए कवि कहते हैं कि पेड़ों को बचाइए, आप लोग उसकी हत्या नहीं करिए। हिरोशिमा इज सिटी इन जापान। हिरोशिमा कहाँ का है? किस शहर का नाम है हिरोशिमा? जापान का। खड़ा होइए, नज़दीक आइए। हिरोशिमा किस देश का शहर है? जापान देश का एक शहर है। अमेरिका का क्रूरता दिखाया गया था एक बार, क्या था क्रूरता उसका? वह हिरोशिमा पर 6 अगस्त को बम गिरा दिया था, परमाणु बम, जिस कारण से वहाँ पे लगा कि सूर्य जो निकला है वह ज़मीन से निकला है और वहाँ पे धू करके हर व्यक्ति जल गया। वहाँ पे कुछ नहीं बचा तो सिर्फ वहाँ का पहाड़ जो आज तक लोगों की पत्थर जो आज तक लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है छाया के रूप में। आप बताएंगे जिस समय बम गिराया गया था वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे अमेरिका के? हाँ, निक्सन वहाँ के राष्ट्रपति थे और उन्हीं के आदेश पर बम गिराया गया था। आप मतलब पूरे विश्व में अमेरिका के बारे में आप क्या सोचते हैं? अमेरिका सबसे पहले ही आज़ाद हो गया है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा विकसित देश है। जिस
उस पर ही पूरे देश का जो है अर्थव्यवस्था एक तरह से टिका हुआ है। जब उसका अर्थव्यवस्था गिरता है तो सबका गिर जाता है। हमको लगता है कि हमारे भारत से अच्छा किसी का अर्थव्यवस्था ये नहीं है, और मेरे भारत से बढ़िया कोई देश नहीं है। पहला गिरा दूँ 9 अगस्त 6 अगस्त को गिराया गया बम हिरोशिमा पर, आज भी वहाँ से अपाहिज लोग जन्म लेते हैं। उसका क्या कसूर था? ठीक है। माइली गांव की घटना को अंजाम दिया कौन? अमेरिकी सेना। क्या डिसिप्लिन है वहाँ का? ठीक है। तो इस तरह से आज तक अगर नजरिए में ढाल के देखिएगा तो विश्व में भारत सीखने योग्य और सिखाने योग्य है। बल्कि आपका मैक्स मुलर राइटर भी बोले, अंग्रेज राइटर बोले हैं ना। अच्छा बताइए, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या तात्पर्य है? प्रस्तुत पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत से लिखा गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि वो दोपहर जिसमें 9 अगस्त को अमेरिका के द्वारा परमाणु बम। पहले तो सुमित्रा नंदन पंत नहीं लिखे, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह। अच्छा वही सचिदानंद हीरानंद बादशाह। गलती हो गया। सचिदानंद बादशाह ये पंक्ति लिखा गया है। हीरानंद बादशाह। चलिए दिल्ली के, जिसमें कवि कहता है कि 9 अगस्त को जब परमाणु बम गिराया गया था वो समय इतना देखे थे कि सूर्य के ना ही वह धूप रही थी, बल्कि वह अमेरिका के द्वारा गिराया गया परमाणु बम में से धूप निकल रही थी। बम का विस्फोट था। प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का तात्पर्य है कि वो दोपहर का समय नहीं था, सुबह का समय था। अमेरिका चारों तरफ से मुआयना करवा लिया। हिरोशिमा के शहर कहाँ? नागासाकी और हिरोशिमा पर जापान के शहर को पहले मुआयना करवा लिया जहाज से कि कहाँ सा शहर और कौन सा भीड़ भाड़ है, उसी जगह पर ला करके वो बम गिरा देता है और जा करके उसका लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। मतलब मनुष्य तो क्या, पत्थर भी एक तरह से पिघलना शुरू कर देगा, इतनी टेम्परेचर था उसमें। मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई थी? सर पत्थर तो धातु है ना, तो कैसे लीजिए ना, वो भी पिघल जाएगा। अच्छा हाँ सर बोलिए। पत्थरों पर पड़ी हुई थी। कैसे? एक बार रिपीट कर देते क्वेश्चन। मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई थी? मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा और नागासाकी के पत्थरों पर पड़ी हुई थी। जब परमाणु गिराया गया अमेरिका द्वारा तो सभी लोग वहीं जहाँ के तहीं रह गए, उनको भागने तक का अवसर नहीं मिला और वहीं पे दीवारों पर पत्थरों पर बछप कर रह गए। हाँ बताइए, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं? क्रिया के होने या करने का बोध का उसे काल कहते हैं। और समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदों अपने बीच के विभक्ति चिन्ह को छोड़ के एक हो जाते उसे समास कहते हैं। बोलिए, संधि किसे कहते हैं? संधि नहीं याद है। देखिए बहुत पढ़ाई करते हैं मगर याद किए थे, संधि भूल गए। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब हम यहाँ इस ओर आपको ले चलते हैं कि एक कवि कहते हैं कि अय भगवान, हम ही हैं तो तोरा कोई जानता है? नहीं तो तोरा कोई जानता है? ये तो चुनौती दे रहे हैं भाई। रेनर मारिया रिल्के। अच्छा तो नमवे से लग रहा है कि शायद इंडियन है कि नहीं है। 4 दिसंबर से तो ग्राम ऑस्ट्रिया में। लीजिए भाई, तो जर्मन है, इनको क्या कहना है? तब इनको क्या मेरे बिन तुम प्रभु कहते हैं, अब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु, तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जलपात्र हूँ तो टूट कर बिखर जाओगे। ये कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि अगर हम ही नहीं रहेंगे तो तुमको कौन चिन्हेगा, कौन जानेगा? हम जलपात्र है, अगर हम बिखर जाएंगे तो तुम भी नहीं बचोगे, तुमको कोई नहीं जानेगा। मैं तुम्हारे, देखिए आंसर देने के चलते भाग रही है लड़की। मदिरा सूख जाएगा, स्वाधीन हो जाएगा, मैं तुम्हारा वेश हूँ, तू हमारी वृत्ति है। मैं तुम्हारे, कवि करे कि मैं तुम्हारे वेश में हूँ। एकदम सही है। ये मनुष्य के रूप में ईश्वर है, ईश्वर के रूप में मनुष्य है। उसकी छायाएँ कहीं ना कहीं पड़ते रहती हैं। इस तरह से हम बहुत सारे कुछ सवाल का जवाब, अब कुछ ग्रामर। आप बताइए, काल किसे कहते हैं? काल क्रिया के होने में जिस समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। चलिए बताइए, अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण किसे कहते हैं? नहीं पता है। बताइए, अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण जिसके उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अल्प होती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। क अल्प प्राण है कि महाप्राण है? क अल्प प्राण है। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और य ये और एक उच्छिप्त व्यंजन, ये जो है अल्प प्राण है। ग का उच्चारण स्थान क्या है? ग कंठ।
सही है। गलत है। क ख ग का उच्चारण स्थान कंठ है। हाँ। अब बताइए कि किस दावे के साथ आपने कहा था कि कंठ? क्योंकि देखिए क ख ग घ अंग तीनों पांचों व्यंजन कंठ में आते हैं और एक फॉर्मूला है कवर्ग कंठ चवर्ग तालु, जिसमें तालु है ना, तो जिसमें अंगा इया को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसका कहाँ से होता है? नासिका से होता है। एक एकदम सवाल आएगा, ठीक है ना। मनोहर का संधि विच्छेद? मन प्लस देखिए मनोहर, मनोहर वही तो बोल रहे हैं, मनो प्लस हर, मनोहर, मन प्लस हर विसर्ग। देखिए आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ बच्चा उठ के चला गया है और जिसके गार्जियन देख ले कि कितने बच्चे मेरे पास आपके पढ़ रहे हैं, इसमें देख लीजिए, घुमा के दिखाओ जी। देखिए बाकी बच्चे घूम रहे हैं, हमको बोलते हैं कि क्या हम बोले। आइए मेरे पास इनके गार्जियन जरा मिलिए, फिर हम आपको बता देंगे कि ये बच्चे क्या करते हैं। सियाना बच्चा है, मारेंगे तो अगर सरकार पाबंदी लगा दिया है। देख लीजिए इतने ही बच्चे हैं जबकि पूरा फुल है, 30-35 से ज़्यादा ही है। चलिए हाँ पूछ रहे हैं, हमको तो देवे नहीं किए हैं पूरा, इसमें क्या चीज़ है? सर जी ग्रामर से छट के चले जा रहे हो आप। हाँ चलिए बताइए, लंबोदर कौन समास है? लंबोदर लंबा है उधर जिसका गणेश बहुब्रीहि। कौन फालूं तो? माता पिता कौन समास है? माता पिता दुगु। द्वंद होगा, हाँ द्वंद होगा। दुगु तो द्वंद जिसका दोनों पद एक दूसरे के बिना अधूरा रहता है। दोनों पद प्रधान हो। आप बताइए द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास वैसा समास जिसको में उसका पूर्व पद जो है संख्यावाची हो। जैसे त्रिभुज संस्कृत में कहे तो त्रियानाम भुजानाम समाहारा, हिंदी में कहे तो तीन भुजाओं का समूह। संस्कृत थोड़ा उच्चारण मिस्टेक किए थे, ठीक है। त्रयाणाम भुजानाम समाहारा। तत्पुरुष किसे कहते हैं? जिसका उन्नतम पद प्रधान उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का कन्या, राजकन्या ना आप बोलिएगा, राजकन्या। चलिए हिंदी का खत्म हुआ। जरा चलो जी यथी पर निबंध बताओ तो होली पर बताएगी, आप बताएंगे? चलिए होली पर निबंध बता दीजिए। होली पर निबंध पहले तो आते हैं भूमिका में। होली हर्ष उल्लास सत्य असत्य तथा होली हर्ष उल्लास खुशी तथा असत्य पे सत्य की विजय का त्यौहार है। होली नए वर्ष के आगमन में मनाई जाती है। फागुन एवं चैत के स्टार्टिंग में होली मनाई जाती है। इसके बाद आते हैं पौराणिक कथा। नारद पुराण के अनुसार कहा गया है कि प्राचीन काल में एक हिरण्यकश्यप नामक राजा रहता था, जिसको भगवान पे थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था। वो गांव वालों को कहता था कि हम ही भगवान हैं, लेकिन उसका पुत्र हुआ जो था प्रहलाद। वो भगवान विष्णु का महान भक्त था। जब ये बात को हिरण्यकश्यप को पता चला तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने का बहुत प्रयास किया। उसकी बहन थी होलिका जिसको भगवान ब्रह्मा द्वारा आशीर्वाद में मिला था एक चादर जो थी आग से नहीं जल सकता था। तो होलिका और हिरण्यकश्यप ने एक षड्यंत्र रचा। क्या बोलते हैं, लकड़ी को सजाकर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई अग्नि पे। उसके बाद आग को जलाया गया, लेकिन भगवान का चमत्कार देखिए, आग थी, हवा का झोंका से चादर प्रहलाद को ढक दिया, जिससे होलिका जल गई। इसी तरह होलिका मनाया जाता है। और होली के एक दिन पहले होलिका दहन होता है। होली के एक दिन पहले होलिका दहन होता है। उसके बाद होली मनाया जाता है। होली रंगों का त्यौहार है। एक तरह से इसको कह सकते हैं कि नए वर्ष के आगमन में होली का धूमधाम से स्वागत किया जाता है। बहुत सुंदर, कोशिश से भी ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से निबंध लिखना भी चाहिए। भूमिका, फिर क्या भूमिका के बाद क्या बोले? पौराणिक कथाएं हैं, फिर उसका लाभ है, इसका हानि है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए।
चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद जय बिहार। बहुत सारी शुभकामनाएं आप